नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तारीख 11 अक्टूबर और आज पिछले 2-3 दिनों के जो भी पिछले वीक के ऑलमोस्ट जो भी करंट अफेयर्स हमारे रह गए होंगे वो सारे आज कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उसके अलावा स्टेट के आपके जो भी पीसीएस एग्जाम्स हैं उनके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। अपना मीडियम इंग्लिश रहेगा ही, जैसा कि आप सबको पहले से पता है। पीडीएफ आपको मिल जाती है इसके हमारे टेलीग्राम चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला हमारा आज का टॉपिक, एक समिट हुई है, क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट 2023। इस साल की जो इसका वर्जन था वो अभी हुआ रिसेंटली। कहाँ पर हुआ ये याद रखेंगे, क्या है क्रिटिकल मिनरल्स वो बात करेंगे, और कौन आयोजित करवा रहा है उस संस्था के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का। ये अपने हेडिंग डाल लीजिएगा, जो भी हिंदी मीडियम में नोट्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स अपने साथ में ये नोट करते रहिएगा। हेडिंग बस इस तरह की डाल लीजिए, क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट 2023। कहाँ पर हुई है सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट, पेरिस में हुई है, फ्रांस में है पेरिस, तो नोट कर लीजिएगा आपने। पेरिस फ्रांस में इस समिट को आयोजित किया गया है। एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि कौन आयोजित करवा रहा है। नाम से स्पष्ट है कि क्लीन एनर्जी से संबंधित है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं उसके ऊपर अभी बात करेंगे अगले पेज पे। क्लीन एनर्जी से संबंधित है मतलब क्लाइमेट चेंज के साथ भी रिलेटेड होगी। थोड़ा हमारा जो ईंधन है, फ्यूल है, फ्यूल की उपयुक्तता से संबंधित बातें इनमें की गई और आगे के फ्यूचर प्लान्स बनाए गए। आईईए ने ये ऑर्गेनाइजेशन, आईईए नाम की इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, सॉरी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम की हमारी ये जो संस्था है, इसने ऑर्गेनाइज करवाया है ये क्रिटिकल मिनरल्स एंड एनर्जी समिट, क्लीन एनर्जी समिट। तो आईईए का नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। सिंपल शब्दों में बोला जाए, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल शब्द से ही आप रिलेट कर सकते हो। तो क्रिटिकल है किसके लिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ उसके एक तरह से हम सब लोग बोल सकते हैं कि क्लीन एनर्जी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, जो कि वह विकास जो सतत होगा, आगे की पीढ़ियों के लिए खराब नहीं करेगा चीजें, उस विकास के लिए जो हमें मिनरल्स की जिनकी आवश्यकता रहेगी उनको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। किस तरह के होंगे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, लिथियम, कॉपर। हमारे ज्यादातर हमारी सराउंडिंग्स आजकल भरी पड़ी है गैजेट्स से, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनके अंदर काम आने वाले बहुत से ऐसे जो मिनरल्स हैं उनके यहाँ पे बात की जा रही है। क्रिटिकल मिनरल्स एग्जांपल इधर दिए गए हैं, कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के जो ये एसेंशियल मिनरल्स हैं किस चीज के लिए, फॉर डेवलपिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इस तरह के जो मिनरल्स होंगे वो क्रिटिकल मिनरल्स कहलाएंगे। बस आप एग्जांपल याद रखिए, डेफिनेशंस आपसे कोई नहीं पूछने वाला। तो क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से तरह के हो गए, कॉपर का नाम याद रखेंगे, उसके अलावा लिथियम, मैं सिर्फ साइंटिफिक सिंबल्स लिख रहा हूं इसके, जो आपको अपनी आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल में मिलते हैं, उस तरह के सिंबल्स में लिख रहा हूं। Cu कॉपर को बोला जाता है, Li लिथियम, उसके अलावा निकल। जनरल साइंस के अंदर आपको इनका याद रखना पड़ेगा, ये जो सिंबल्स हैं ये याद रखिएगा, इनका परमाणु क्रमांक याद रखिएगा, काम आ सकते हैं। निकल और एक और होगा जो अपना कोबाल्ट, यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया है। तो इस तरह के जो मिनरल्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं, कि जो एसेंशियल है, बहुत आवश्यक है विकास के लिए, ना सिर्फ जो हम लोग जीडीपी का विकास देखते हैं उसके लिए, बल्कि सतत विकास एक तरह का जिसमें क्लीन एनर्जी उपयोग की जाएगी, तो उसके लिए जो ये एसेंशियल मिनरल्स है उनकी बात। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इंडिया के अंदर 30 क्रिटिकल मिनरल्स क्लासिफाई किए हुए हैं। तो भारत में भारत सरकार द्वारा माइंस का जो मंत्रालय है, खदानों का मंत्रालय, उसके द्वारा 30 मिनरल्स डिसाइड किए गए हैं। ये जो 30 मिनरल्स जो है इनको क्लासिफाई किया गया है क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में। तो नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट जैसे, और उसके अलावा भारत के अंदर भारत का खदान मंत्रालय, खदान मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे 30 मिनरल्स को क्लासिफाई करता है क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में। खदान मंत्रालय, भारत सरकार। तो याद रखिएगा भारत में कितने ये मिनरल्स हैं, तो नंबर याद रखना पड़ेगा आपको। इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट
ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। उस रिपोर्ट का नाम आप छोड़ भी देंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्लासिफाई किया, और ये नंबर याद जरूर रखिएगा भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि 30 मिनरल्स भारत में ऐसे इस तरह से स्पेसिफाई किए गए। इस संस्था ने इसको आयोजित करवाया, इस क्लीन एनर्जी समिट को, उसका नाम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे, फिर इससे जुड़े हुए कुछ और तार हम लोग इधर उधर देखेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में स्थापित की गई थी, इसलिए सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज। ऑयल किसी भी देश के लिए आज एक उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीति, सब चीजों को हिलाने का मादा रखता है। एग्जाम्पल आपको याद होगा, पहले भी बात कर चुके हैं हम, 90s के दशक में भारत के ऊपर जब अर्थव्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई थी, उस समय ऐसा बोला जाता है कि लगभग 10-15 दिन का पेट्रोल बचा था हमारे देश में। सिर्फ सरकार ने ये हिदायतें जारी कर दी थी कि आप अब सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल्स का प्रयोग करें, या जो सार्वजनिक साधन है, गवर्नमेंट बसेस हैं, उनका उपयोग करें, अपने पर्सनल व्हीकल्स छोड़ दें, ताकि ईंधन की, ऑयल की खपत कम की जा सके। वो ऐसी हालत क्यों आई थी? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी तरह चरमरा चुकी थी, वॉर भी चल रहे थे, रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, बहुत सारी वजह थी। तो वो सारी बातें हम लोग बाद में कभी करेंगे अलग से सेपरेटली उस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ करंट अफेयर तक सीमित रखेंगे। ऑयल सप्लाईज को सुनिश्चित करने के लिए IEA बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1974 में बनाया गया था। तो नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, 1974 में स्थापित किया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हेडिंग डाल लीजिएगा एक छोटी सी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके बारे में नोट करिएगा ये कुछ पॉइंट्स। पेरिस बेस्ड है, जहां पर ये समिट हुई थी इस बार, वही पेरिस। तो पेरिस बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर मतलब इसका पेरिस में है, नोट कर लीजिएगा। साथ में एक और फैक्ट था जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको लिखा हुआ था, उधर हम लोगों ने थोड़ी सी बात नहीं की उसके बारे में, कि अगले साल की जो हमारी समिट होने वाली है, इस साल की तो हुई है पेरिस में, फ्रांस में, अगले साल की भी पेरिस होगी, लेकिन अगले साल की जो समिट होने वाली है उसको को चेयर करेंगे आयरलैंड और फ्रांस। सभापति उसके 2 देश होंगे। इस साल सिर्फ फ्रांस था, 2024 की जो समिट होगी उसमें आयरलैंड भी उसमें सभापति का काम करेगा। आयरलैंड देश जो है वो अध्यक्षता करेगा फ्रांस के साथ मिलके। को चेयर लिखा हुआ है इधर, यानी सह अध्यक्ष, साथ में 2 देश मिलकर अध्यक्षता करेंगे 2024 की जो समिट होने वाली है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट अपना नोट कर लीजिएगा। इसी के अंदर साथ में 2024 की जो क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट जो होगी उसके लिए अध्यक्षता करेंगे 2 देश, फ्रांस और उसके अलावा आयरलैंड। कहां पर करवाई जाएगी ये आपको पता है, मैं पहले ही बता ही चुका हूं, पेरिस में करवाई जाएगी, जहां पर IEA का हेडक्वार्टर है। IEA क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब ये बात हम कर चुके हैं कि चलो ठीक है, पेरिस बेस्ड है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब अलग अलग 2 देशों की या 2 से ज्यादा देशों की गवर्नमेंट जिसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये 2 शब्द हैं अंग्रेजी में, इंटर और इंट्रा। हिंदी में इनको बोल दिया जाता है अंतर और अंतरा। मतलब क्या है? इंटर का मतलब हो जाएगा कि बेसिक कॉमन इंग्लिश, जिस किसी को अगर ये डाउट हो तो आज शुरू में क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा। इंटर का मतलब हो जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग, 2 या 2 से अधिक संस्थाएं या देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंट्रा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर हो रहा है कोई काम, कि वो इंट्रा कंट्री यानी उस देश के अंदर की एक समिट हो रही है, जिसमें उसी देश के राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे मिलके भाग ले रहे हैं, तो वो इंट्रा इंडिया समिट कहलाएगी। लेकिन अगर हम कहें इंटर नेशनल समिट तो उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी अलग अलग देश जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। उम्मीद आपको ये क्लियर होगा। इस तरह के छोटे छोटे डाउट्स अगर आपको हो तो हिचकिचाना नहीं है, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, अगले वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा, या हो सका तो कमेंट सेक्शन के ही रिप्लाई के अंदर आपको वो चीजें समझा दी जाएगी। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको नहीं समझ आए, इधर कोई भी वर्ड्स, एकदम बेहिचक आप पूछ लीजिएगा। इसी के बारे में, IEA के बारे में एक चीज आपको लाइन नोट रखनी है अपने दिमाग में। ये जो IEA है इसको OECD के फ्रेमवर्क के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक इंपॉर्टेंट संस्था इंटरनेशनल लेवल की, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो करंट अफेयर्स इसी तरह से हमारे चलेंगे कि जो चीज न्यूज में है उसको हम लोग उठाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी संस्थाएं, जो भी देशों के नाम जिनके बारे में मैप्स पे हम लोगों को जरूरत है बात करने की, वो सारी चीजें हम उसी के साथ स्टैटिक पोर्शन भी करते रहेंगे। करंट सिर्फ करंट नहीं रहने वाला, स्टैटिक पार्ट भी हम साथ साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर
OECD के फ्रेमवर्क के तहत इसको स्थापित किया गया। तो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के तहत स्थापित। कब स्थापित हुई वो साल याद रखना है, 1974 में। हेडक्वार्टर है पेरिस। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ओनली OECD मेंबर स्टेट्स कैन बिकम मेंबर ऑफ IEA। मतलब इसका कि जो OECD के सदस्य हैं सिर्फ वही देश IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्य हो सकते हैं। मतलब इसका हमारे लिए क्या मतलब है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भारत सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत OECD का सदस्य नहीं है। ये OECD क्या है, फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूं, डेप्थ में डिटेल में हम लोग अगले पेज पे बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना नोट कर लीजिएगा, साथ में अपने इसके नोट करते रहिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कि सिर्फ OECD सदस्य ही IEA के सदस्य हो सकते हैं। तो IEA की सदस्यता के लिए जरूरी है कि कोई भी देश OECD का सदस्य हो। और चूंकि भारत OECD का पार्ट नहीं है, इस वजह से भारत IEA का भी मेंबर नहीं है। लेकिन 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 एक लाइन इधर मैंने लिखी हुई है, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ IEA। एसोसिएट है हम, ऐसा नहीं है कि हम काम भी नहीं करते IEA के साथ। तो IEA के साथ रिलेशन है, हमारी एक पार्टनरशिप है, एसोसिएट मेंबर है हम, लेकिन फुल टाइम मेंबर नहीं। ये पूरी तरह से इसके सदस्य नहीं। तो इस तरह से याद रखिएगा। याद रखने के लिए एग्जांपल, जैसे आप एसोसिएट सदस्य किस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे आप वर्ल्ड कप चल रहा है आजकल, एसोसिएट टीम्स बोलते हैं। कई सारी ऐसी छोटी टीम्स होती है जो क्वालिफाई करेगी तभी वर्ल्ड कप में भाग ले सकती है। वो परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर्स मान लीजिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम्स जो होती है वो परमानेंट मेंबर्स। उसके अलावा कई एसोसिएट देश हैं जैसे नेपाल, जैसे UAE, कि जिनमें क्रिकेट उतना फला फूला अभी तक नहीं है, तो वो एसोसिएट नेशंस की तरह आएंगे, किसी किसी पार्टिसिपेट वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, पर परमानेंटली नहीं करेंगे सारे टूर्नामेंट्स में। तो इस तरह की चीजों के लिए एसोसिएट शब्द हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करते हैं कि जो परमानेंट मेंबर नहीं है। तो भारत OECD का परमानेंट मेंबर नहीं है, भारत IEA का परमानेंट मेंबर नहीं है। इस तरह की संस्थाओं में आपको यही सारे फैक्ट्स याद रखने हैं कि क्या भारत सदस्य है, कौन सी संस्था है, कौन कौन से देश सदस्य है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि भारत इसके सदस्य के तौर पे ये इतना काम कर चुका है। जब वो एक स्टेटमेंट आप गलत करते हो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको ऑटोमेटिकली सही से चॉइसेस आपके सामने आ जाते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स ध्यान रखने हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और क्या भारत उनका सदस्य है। तो ये याद रखेंगे आप कि इंडिया जो है IEA का सदस्य नहीं है, इंडिया OECD का सदस्य नहीं। एक लास्ट में एक लाइन और लिखी है कि IEA जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इट एक्ट्स एज अ पॉलिसी एडवाइजर टू इट्स मेंबर स्टेट्स एंड आल्सो वर्क्स विद नॉन मेंबर कंट्रीज स्पेशली चाइना, इंडिया एंड रशिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बात मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूं कि ठीक है, ये अपने सदस्य देशों को एडवाइस देता है, सलाह देता है क्लीन एनर्जी से संबंधित, लेकिन जो कई ऐसे भी देश हैं जो इसके सदस्य नहीं है उनके साथ मिलके भी काम करता है IEA, जैसे रशिया, चीन, इंडिया। आपको याद क्या रखना है कि भारत, रूस, चीन इसके सदस्य नहीं हैं। IEA के सदस्य नहीं है कौन कौन? भारत, चीन, रूस। इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो न्यूज में रहे उनको आपको याद रखना है कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है या नहीं। अगला जो बात आपको पहले बोली थी, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो संस्था है इसके बारे में भी आज हम लोग इधर ही बात कर लेते हैं कि OECD क्या है। क्या ओरिजिनली इसका नाम था OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम से स्पष्ट है कि शुरू में सिर्फ यूरोपियन देश इसके सदस्य हुआ करते थे। बाद में आगे जाके जब कनाडा और अमेरिका इसके सदस्य बने तो 1961 के अंदर इसका नाम हो गया OECD। तो अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ओरिजिनल नाम OEEC जो 1974 में जाके बन गया OECD। ये फुल फॉर्म साथ में नोट कर लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC था ओरिजिनल नाम जब ये एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था और बाद में
1974 में जाकर इसका नाम, सॉरी 1974 नहीं है, माफ कीजिएगा 1961 है, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया इधर, 1961। तो 1961 में ये OECD इसका रीनेमिंग हो गया था, रीनेमिंग कर दिया गया। कब? जब अमेरिका और कनाडा इसके साथ जुड़े। नाम से स्पष्ट हो रही है कहानी। पहले यूरोपियन कंट्रीज थे, बाद में जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे, वर्ल्ड मैप के अंदर बीच में आपको दिखेगा कि इस तरफ अटलांटिक महासागर के इस तरफ आपको दिखेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, तो वहां से यूएसए और कनाडा इसके मेंबर बने। इस वजह से ये हो गया इंटरकॉन्टिनेंटल हो गया कि अब सिर्फ यूरोपियन देश इसके सदस्य नहीं थे, अमेरिका और कनाडा भी आ गए थे, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया OECD। और उसके बाद से इसकी सदस्यता जो थी वो और बढ़ती गई। वर्तमान में इसके टोटल अभी 38 मेंबर कंट्रीज, टोटल अभी कुल 38 सदस्य हैं। तो नोट कर लीजिएगा साथ में, वर्तमान में 38 सदस्य हैं। और इन 38 सदस्यों में जो लेटेस्ट है 38th मेंबर, उसका नाम भी याद रखिएगा, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका नाम का एक देश है। नॉर्मली ये मैं कहता कि जाकर वर्ल्ड मैप पे देखिएगा इस देश को, तो आज चूंकि मैप साथ में लगा के लाया हूं मैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप है जो आपको नॉर्मली रफ आइडिया लगेगा नहीं है, ऐसे थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ी हेल्प करता हूँ। ये कोस्टा रिका नाम का जो देश है, सेंट्रल अमेरिकन देश बोला जाता है इसको। आप अगर मैप देखोगे वर्ल्ड मैप, तो वहां पर नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका, फिर बीच में पड़ता है पनामा आएगा, पनामा कैनाल आता है, और उसके नीचे फिर दक्षिण अमेरिका। पनामा के पास आपको एक छोटा सा ये कोस्टा रिका दिखेगा, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन सी के इधर आपको दिखेगा, कैरेबियन आइलैंड्स भी है आसपास। तो ये कोस्टा रिका नाम का शहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, तो इसको सेंट्रल अमेरिका का भाग बोला जाता है। नाम याद रखोगे इस कोस्टा रिका का, क्योंकि ये लेटेस्ट मेंबर है OECD का। भारत इस OECD का सदस्य नहीं है। OECD के जो सदस्य हैं वो ज्यादातर आपको दिखेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज ना सिर्फ GDP के मामलों में, बल्कि ऐसे देश जिनका HDI स्कोर भी बहुत अच्छा है। HDI क्या है? इकोनॉमी की अपनी पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, वहां पे डेप्थ में डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर आप बस एक हिंदी में आप नाम जो सुनते हो, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंदर जो देश अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कुल मिला के बात यह है कि सुविधा संपन्न देश जो हर स्केल पे अच्छा कर रहे हैं, ना सिर्फ पैसे कमाने पे बल्कि सामाजिक स्तर पे भी, और उस पैसे की वैल्यू जो है वो लोगों तक पहुंच रही है, ऐसे देश। यूएसए होगा, ऑब्वियस सी बात है। यूरोप के बहुत टॉप कंट्रीज जो है, यूके होगा, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे सदस्य देश होंगे। कुल मिला के 38 देश इसके सदस्य हैं। आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, 38th जो है वो था अपना कोस्टा रिका। कोस्टा रिका कहाँ है? मैप पर लोकेशन याद रखिएगा, सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जस्ट बीच में। इधर मैप में लोकेशन दिखाई है मैंने, कुछ कुछ देश इधर लिखे हुए हैं। मैक्सिको का आपको अंदाजा होगा, मैक्सिको, और इधर एक पनामा के बीच में पड़ जाता है। पनामा नहर जो कनेक्ट करती है इधर इनको, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच से इधर आपको दिखती है। यहीं पर ये कोस्टा रिका नाम का एक देश है, छोटा सा। लोकेशन याद रखिएगा जरूर। कुछ एक और फैक्ट्स इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये OECD जो है ये ऑफिशियल UN का ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। और OECD मेंबर्स कौन से, जो बात मैंने पहले की कही आपको कि हाई इनकम कंट्रीज है, जिनका HDI स्कोर भी अच्छा है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे इस OECD के सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये बात हम लोग पिछले पेज पे भी करके आए हैं, यहां भी लिख लीजिए, भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा साथ में। 38 कुल मेंबर है और लेटेस्ट जो है वो कोस्टा रिका। उसके अलावा OECD के बारे में कुछ एक और फैक्ट्स। OECD की एक रिपोर्ट निकलती है, पीसा, ये इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं होगी क्या पता, लेकिन बहुत से भारत के साथ इसका OECD का जो रिश्ता है ना, वो इससे बड़ा रेगुलेट होता है। ये पीसा क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है, कि हो सकता है आगे आने वाले सालों में वापस ये न्यूज में आ जाए। और आजकल जो पब्लिक सर्विस एग्जाम्स जो आपके होते हैं, PSCs एग्जाम, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट के एग्जाम्स हो, उनके अंदर कई बार 1.5 से 2 साल 3 साल तक के करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। पीसा न्यूज में था 2021 में, बाद में हम लोगों ने उससे डिसकंटिन्यू कर दिया। क्या था ये पीसा? OECD का एक फ्रेमवर्क है, उसका एक इनिशिएटिव था पीसा। फुल फॉर्म इसका आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग देशों में जाके OECD उनके स्टूडेंट्स का, उनके विद्यार्थियों का असेसमेंट करता है, उनकी जांच करता है। जांच किस मामले में? पढ़ाई के मामले में, कितने विकसित हुए हैं या पढ़ाई का स्तर क्या है। तो उसके लिए 3 सब्जेक्ट्स जो है उनके OECD असेसमेंट करता है इस पीसा के थ्रू। पब्लिक पॉलिसी इश्यूज,
लिटरेसी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इन 3 सब्जेक्ट्स पे उन देश के स्टूडेंट्स को ये लोग जज करते हैं। 15 साल का जो एज है वो उसके लिए फिक्स किया गया है। रेगुलर असेसमेंट है ऑफ 15 ईयर ओल्ड इन 3 एरियाज ऑफ नॉलेज, यानी पीसा के बारे में आप नोट कर लीजिए साथ में। पीसा, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो इधर से नोट कर लीजिए, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे अपना एक और फैक्ट इसके साथ लिख लीजिए, किसके द्वारा है? OECD। OECD के बारे में पिछले पेज पे बात करके आए हैं, तो OECD ही इस पीसा को ऑर्गेनाइज करवाता है। पीसा के अंदर करते क्या है? 15 साल उम्र के विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर जांचते हैं, शिक्षा स्तर जांच करने का काम करते हैं। रेगुलरली होता है। भारत ने इसमें सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट किया, हालांकि भारत OECD का फुल टाइम मेंबर नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि कई देश जो है इनके साथ पार्टिसिपेट करते, तो भारत ने पार्टिसिपेट किया इस पीसा के अंदर सिर्फ एक बार, 2009 में। आप नोट कर लीजिएगा इस फैक्ट को, भारत ने सिर्फ 2009 में भाग लिया, ये नोट कर लीजिएगा साथ, सिर्फ 2009 का जो इनका सेशन था उसके अंदर भाग लिया। उसके बाद इन्होंने 2012 और 2015 के अंदर वापस से पीसा का एक और साइकिल चला जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 2009 की जो फाइंडिंग्स आई उनके अंदर देखा गया कि भारत में शिक्षा का स्तर बड़ा ही इन्होंने कमजोर बताया, बहुत ही दोयम दर्जे का बताया। भारतीय अथॉरिटीज इस चीज से नाराज थी कि भारत में जो शिक्षा का लेवल है वो भारत की अपनी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत है और आप यूरोपियन एजुकेशन स्केल के ऊपर इसको नाप रहे, तो भारत के लिए आपकी जो ये व्यवस्था है ये उपयुक्त है नहीं, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कई लोगों ने, आलोचकों ने इस चीज को अंगूर खट्टे हैं से तुलना की थी कि भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो भारत ने बैकआउट कर लिया। लेकिन अब ठीक है, सरकार की जो बात है, जो दलील है वो भी एक तरह से सही है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो थोड़े अलग हैं। भारत के अंदर शिक्षा का स्तर, हमारी शिक्षा का जो एक ढांचा है वो यूरोपियन शिक्षा से थोड़ा अलग चलता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूरी आपको डिबेट भी दिखती है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस आपकी ये वेस्टर्नर्स जो थे, वेस्टर्न एजुकेशन वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, ये आपको डिबेट दिखती है, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। तो जो इंग्लिश लेवल का एजुकेशन है उनसे हमारी कुछ दूरियां हैं, वो दूरियों के चलते हमने इससे बैकआउट कर लिया। ठीक है, बैकआउट कर लिया। 2009 में पार्टिसिपेट किया था, 12 और 15 में नहीं किया, लेकिन 2021 में भारत ने एक एग्रीमेंट किया इनके साथ, पीसा के साथ, OECD के साथ वापस एग्रीमेंट किया कि हम पीसा में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बात यह हुई कि भारत ने बाद में बैकआउट कर लिया एन मौके पर। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के चलते सरकार को यह था कि हमारे देश में शिक्षा पूरी तरह बाधित हुई है और ऐसे में जब अगर पीसा की असेसमेंट वापस आएगी तो इंटरनेशनल लेवल पे वापस किरकिरी होगी, तो भारत ने कोविड रीजंस के चलते इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया बैक ट्रैक फ्रॉम इट्स डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन 2021 साइकिल साइटिंग कोविड रीजंस, की कोविड की वजह से इन्होंने, भारत ने मना कर दिया कि भारत इसमें भाग नहीं ले। तो आपको क्या याद रखना है? बस इतनी याद रखिएगा कि 2009 वाले जो पीसा की असेसमेंट थी उसके अंदर भारत ने भाग लिया था और सिर्फ अकेला 2009 वाला ही सेशन था जिसमें भारत ने भाग लिया, उसके अलावा भारत ने कभी भाग नहीं ली। तो इतने फैक्ट याद रखिएगा पीसा के बारे में। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, लेकिन चूंकि OECD न्यूज में था और OECD न्यूज में था तो पीसा भी भारत के साथ डिस्कस करना जरूरी था। एक और चीज है कि IEA की हमने बात की थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसी से मिलता जुलता एक नाम IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसको भी आज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि IEA जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ में आप कई बार IAEA को कंफ्यूज कर लेते हो। ये अलग है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये वाली अलग है। इसको एक और नाम दिया जाता है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज के लिए IAEA काम करता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अपने साथ में IAEA। ये करंट अफेयर क्लासेस जो अभी अपनी हो रही है बड़ी होलिस्टिक रहने वाली है, कि यहाँ पर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ आकर आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करवा दिए वैसे नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग टॉपिक की डेप्थ तक जाने वाले हैं और स्टैटिक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आप बहुत बार इसका नाम सुनोगे, IAEA या IEA। ऐसी चीजें जब करंट में हो उसी टाइम पे इनको डेप्थ में अगर पढ़ लें तो ज्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाओ।
क्योंकि न्यूज में होती है तो आपको फिर भी उसके बारे में इधर उधर सुनोगे, 4-5 बार सुनोगे तो आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाएगी ये चीज। और इसलिए इधर इन क्लासेस के अंदर मैं क्वेश्चन अवॉइड कर रहा हूँ कि डायरेक्ट 4 क्वेश्चन लाए तो उस पर मार्क कर दिया, और हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं किस चीज पे कि इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए कुछ टॉपिक्स का। तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है ये? इसके लिए एक और नाम दिया जाता है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये ऐसे का ऐसे आप नोट कर लीजिए कि इसका एक और नाम जो दिया जाता है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी अंग्रेजी का नाम ही नोट करिएगा, क्योंकि जो नाम है एटम्स फॉर पीस, और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये काम क्या करेगा। काम ये करेगा कि ये पीसफुल यूज न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण उपयोग परमाणु तकनीक का। परमाणु बम कहां पर गिरवाए गए थे? सबसे पहले 2 देशों को तबाह कर दिया गया था, मतलब सॉरी, जापान के 2 शहरों को तबाह कर दिया गया था, हिरोशिमा नागासाकी। पीछे अगर आपको याद है तो अपना ये जो 6 अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 अगस्त को इसकी एक एनुअल वो बोला जाता है कि एनिवर्सरी थी कि जब हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया गया। करेक्ट हूं मैं कि नहीं ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा अगर आप सही हैं, आपको भी याद है ये चीज, और फिर आप बताइएगा कि अगला बॉम्ब कब फेंका गया था यूएस द्वारा। अगले बॉम्ब के बारे में टाइप करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये तो चलो ठीक है, आप याद रखोगे, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है इसको। इसका मैंडेट क्या है? इट इज वर्ल्ड सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। जो आपको मैंने बताया कि देशों के बीच में परमाणु क्षेत्र में एक कोऑपरेशन, एक सहयोग बनाएगी जिससे शांतिपूर्ण प्रयोग किया जा सके वो अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। दो एस्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, बट ये यूएन के साथ मिलकर काम करता है। यूएन से लिंक नहीं था जब इसको एस्टेब्लिश किया गया कि यूएन से इंडिपेंडेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन को अपनी कुछ रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी और सिक्योरिटी काउंसिल को भी। तो नोट कर लीजिएगा IAEA, आपने इसके नाम नोट कर लिए होंगे, जो मैंने एक नाम इधर बताया था आपको, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। किस लिए काम करता है? परमाणु तकनीक का शांतिपूर्ण प्रयोग व अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए काम करता है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इसका काम हो गया। क्या काम करेगा? उसके अलावा एक फैक्ट और जो लास्ट में मैंने लिखा है कि ये रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट पेश करता है किसे? UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को इसकी रिपोर्ट जाती है। UNGA और UNSC क्या है? अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, अदरवाइज मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना बेसिक नॉलेज आपको है। कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। अगर आपको इनमें डाउट्स हो मैं अगली क्लास के अंदर इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, कल की जो अपनी करंट अफेयर की क्लास रहेगी। हेडक्वार्टर कहाँ पे IAEA का, वो याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका है वियना में, और वियना कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में पड़ता है ये वियना, याद रखिएगा। वियना शहर में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी आज हमने इधर डिस्कस की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात की, OECD की बात की, IAEA की बात की। ये तीनों के तीनों हो सकता था ऐसा कि मैं आपको सिर्फ वो जो क्लीन एनर्जी समिट थी वो बता के इधर छोड़ देता, और ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है इंटरनेशनल लेवल की जिनके बारे में इधर डिस्कस करना जरूरी था। क्या काम करती है, कहाँ पर हेडक्वार्टर है, कब बनाई गई, कुछ केस में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो भी हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। OECD के बारे में याद रखिएगा, इसमें सबसे रिच देश जो है वो इसके मेंबर है, सबसे अमीर देश, डेवलप्ड देश है वो इसके सदस्य हैं, भारत सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं। आयरन डोम, रिसेंटली न्यूज में, क्या है ये आयरन डोम? या हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं इसको किस नाम से? लोह गुंबद। लोह गुंबद क्या है ये? लोह गुंबद या आयरन डोम? आयरन डोम इजराइल का डिफेंस सिस्टम, रिसेंटली न्यूज में है। इजराइल पर अटैक हुए हैं हमस नाम का एक मिलिट्री तो नहीं कह सकते कि मिलिटेंट शब्द बोलना चाहिए, बेटर शब्द है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है फिलिस्तीन का। मिलिटेंट यानी आतंकवादी, फिलिस्तीन बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन हमस
उसने कुछ बोला जा रहा है, ऐसा जो न्यूज अभी निकल के आ रही है कि 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स फायर किए, इसराइल के अंदर भयंकर तबाही मचा दी है। इसराइल की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमलों में इसको गिना जा रहा है। जब ये अपने जो मिसाइल्स या रॉकेट्स फायर किए गए, 5000 से ज्यादा रॉकेट्स आए, उसी समय पे लैंड बॉर्डर्स को क्रॉस करके जो ये हमस के आतंकवादी थे वो इसराइल के अंदर भी एंट्री कर गए। बहुत से सैकड़ों लोगों को इन्होंने बंदी भी बना लिया, जिनको ये लोग अपने साथ ले गए हैं किडनैप करके। ऐसा बोला जा रहा है कि उनके बदले में फलस्तीन के या फलस्तीन और हमस के जो कुछ एक पुराने बंदी बनवाए हुए हैं इसराइल ने, उनको रिहा करवाया जाएगा उन इजरायली नागरिकों को छोड़ने के लिए। इस तरह की न्यूज आ रही है। ये तो चलो न्यूज में जो टॉपिक है, हमारे लिए न्यूज में इस इसराइल का ये जो हमला है, इससे इशू जो हमारे लिए बन रहा है करंट अफेयर का, वो ये है कि आयरन डोम। ये आयरन डोम क्या है, ये न्यूज में था। आयरन डोम, पहले एक पिक्चर दिखाता हूं आपको, उससे क्लियर। इसे इजराइल शहर मानिए, इस शहर के ऊपर एक आवरण स्थापित है, आयरन डोम इस तरह का। ये आयरन डोम जो है करता क्या है, ये इस शहर को, इस देश को प्रोटेक्शन देता है, इसराइल को, पूरे इसराइल के बाहर। इसराइल बहुत छोटा सा देश है, ज्योग्राफिकली आपको दिखेगा कि साइज ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज, तकनीक के एरिया के अंदर टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड देश है इसराइल। तो इन्होंने अपनी एक ये सुरक्षा टेक्निक ये बना रखी है। क्यों जरूरत पड़ी इनको इसकी? इसराइल फलस्तीन विवाद, इसराइल फलस्तीन विवाद बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बहुत ही लंबे टाइम से, भारत की आज़ादी से भी पहले लंबे टाइम से, आज़ादी से पहले के टाइम से चल रहा है। इतना लंबा विवाद है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं, बहुत पुराना विवाद है। इसके बारे में आज मैं इधर इस विवाद के बारे में डिस्कस नहीं करना, वरना अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करना, एक डिस्कशन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में इसराइल फलस्तीन विवाद के ऊपर बनाएंगे और पूरा उसको डेप्थ में देखेंगे। यहाँ पर क्या है, इसराइल का ये आयरन डोम सिस्टम क्या है कि जब भी कोई, ये मान लीजिए आपको दिख रहा है एनिमी रॉकेट्स, ये कहीं से दुश्मनों ने इनके ऊपर मान लीजिए छोड़े ये रॉकेट्स, जब फायर होंगे, ये रॉकेट्स नॉर्मली आने तो ऐसे चाहिए कि ये इधर आपको दिख रहा है, ये रॉकेट ऊपर आया उठ के, यहां से ऊपर उठ के और अंदर एंट्री करेगा, इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन आयरन डोम क्या कर रहा है, आयरन डोम की तकनीक ये है कि इधर इनके लिए रडार लगाया हुआ है जो इसको डिटेक्ट कर लेगा, और इसको डिटेक्ट करने के बाद यहां से इनकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स लॉन्च की जाती है। कि जब ये डिटेक्ट हो गया तो इनकी तरफ से, इसराइल की तरफ से ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट होते ही इनके एयर स्पेस के अंदर ही इसको अपनी तरफ से एक मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है जो उस रॉकेट को नष्ट कर देगी। बहुत सालों से, दशकों से इसराइल के लिए ये जो डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा। लेकिन इस बार 5000 रॉकेट 20 मिनट के अंदर छोड़े गए हमस द्वारा, सिस्टम फेल हो गया, आयरन डोम फेल हुआ। पहले भी फेल हुआ है लेकिन बहुत छोटे स्केल पे फेल हुआ। इस बार हजारों लोग मारे गए हैं आयरन डोम के फेल होने की वजह से। इसराइल की जो डिफेंस थी वो इस आयरन डोम पर डिपेंडेंट थी, और वो अब नुकसान जो है इसराइल को बहुत सारी जानें गंवा कर हुआ। तो इस हमले में बहुत से लोग मारे गए, आयरन डोम फेल हो गया। आयरन डोम था क्या, आपको दिख रहा है कि जब सामने की तरफ से रॉकेट आएगा, इनकी तरफ से एक इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी, जो उस रॉकेट को आसमान में ही नष्ट कर देगी। यूट्यूब पर जाइए, वीडियो देखिएगा, आपको लगेगा कुछ की आतिशबाजियां हो रही है, उस तरह की वीडियोस। आयरन डोम सर्च करिए बस कि किस तरह से नष्ट करता है। जो लाइव वीडियोस आप देखोगे आपको लगेगा कि ऐसी कुछ आतिशबाजियां हो रही है, दिवाली बन रही है, लेकिन मातम मातम बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये हथियार है, लोगों की जानें ले रहे। जाकर देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आएगा आयरन डोम काम किस तरह कर। तो ये इसका आपको होपफुली समझ में आया होगा। अब थोड़े से कुछ एक फैक्ट्स जो आयरन डोम के बारे में वो डिस्कस करते हैं। किसने डेवलप किया? रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ये एक कंपनी इनकी, इजराइल बेस्ड रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम, उसने ये लॉन्च किया और मतलब एक तरह से डेवलप किया। स्टेट ओन्ड है, स्टेट ओन्ड मतलब स्टेट किसकी बात कर रही है, इधर इजराइल की बात की जा रही है कि इजराइल की कंपनी है रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम, उसके द्वारा इसको एक स्थापित किया गया, इसका विकास किया गया। 2006 में यूएस का इसको सपोर्ट रहा था इसके लिए, और
2006 का जो इजरायली लेबनीज वॉर हुआ था, लेबनान नाम का एक देश है उधर ही, इसराइल का लेबनान के साथ जो युद्ध 2006 में हुआ था, उसके दौरान यूएस की हेल्प के साथ इन्होंने विकसित किया अपना आयरन डोम। आयरन डोम के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट और दिया गया है आपको कि 10 मीटर, टारगेट के 10 मीटर क्लोज तक पहुंचने पर ये एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है, लेजर कंट्रोल्ड फ्यूज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस मिसाइल को ब्लास्ट कर देता है। जो आपको मैंने पीछे दिखाया था पिक्चर, उस पिक्चर में आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया कि सामने से कोई रॉकेट आ रहा है, इसको इंटरसेप्ट किया जाएगा। इंटरसेप्ट करने के बाद में इधर से जो ये हम लोगों ने इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी है, ये जब इसके 10 मीटर की रेंज में होगी तब ये मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है, जिससे सामने वाला रॉकेट जो है वो भी नष्ट हो जाए। तो इससे हवा में ही उसको उड़ा दिया जाता है। हमस क्या है, अब देखो ये सारे फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए। लोह गुंबद आपने हेडिंग डाल ली होगी, इसके साथ में नोट कर लीजिए इजराइल का डिफेंस यानी रक्षा तंत्र, इजराइल का खुद का रक्षा तंत्र है। किसने डेवलप किया? इजराइल द्वारा यूएस की मदद से 2006 में स्थापित, इजराइल द्वारा यूएस की मदद से 2006 में स्थापित किया गया। ये वाला फैक्ट आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा कि 10 मीटर तक आ जाएगा तब ये नष्ट कर देता है। तो पिक्चर आपको जो दिखाई वो कैसे आयरन डोम काम करता है उसको क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर जाती है। उसके अलावा ये जो अभी न्यूज के अंदर ये हमला रहा है, किसने किया है? हमस द्वारा किया गया, ये नोट कर लीजिएगा। हमस क्या है? हमस एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पैलेस्टीनियन नोट कर लीजिए, पैलेस्टीनियन या पैलेस्तीन का आतंकवादी संगठन। पैलेस्तीन का आतंकवादी संगठन हमस है। और जो बात मैंने आपको बोली कि सैटरडे को, अभी इसी शनिवार को, इन्होंने 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर कर दिए, जिससे इजराइल का जो ये आयरन डोम का डिफेंस सिस्टम था ये फेल हो गया। जो हमेशा इजराइल को बचाता रहा, इस बार आयरन डोम फेल हो गया। इजराइल की अपनी एक एजेंसी है मोसाद, उनकी सीक्रेट एजेंसी है जो जानी जाती है पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए। इजराइल अपना बदला लेके रखते हैं। एक लाइन थी, गेम ऑफ थ्रोन्स नाम का शो आया था, लेनिस्टर ऑलवेज पेज हिज डेट्स। उसी तरह का सीन है कि इजराइल ऐसे मामलों में, इजराइल के साथ पहले भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इजराइल अपने बदले जरूर लेता है। और उसमें मोसाद जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है, वो बहुत एक तरह से बोला जा सकता है कि अपने फील्ड में, अपने ये जो इनका फील्ड ऑफ वर्क है उसके अंदर उनसे बेहतर कोई नहीं है सीक्रेट सर्विसेज में। मोसाद इसका अब जवाब दे रही है। इजराइल की तरफ से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इजराइल फलस्तीन का विवाद आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा मैं, उसके अंदर आपको इस मोसाद का भी जिक्र आएगा, इजराइल की अपनी कैपेसिटीज के बारे में भी जिक्र करेंगे। यहाँ पे आते हैं वापस, तो हमस के बारे में आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते, ये वाली बात हम लोग कर चुके हैं, आयरन डोम काम कैसे करता है। और इजराइल के ही, अब चूंकि अब हमारा टॉपिक चल ही रहा है, तो इजराइल के ही कुछ और डिफेंस सिस्टम और है। ये एक नाम याद रखिएगा, डेविड स्लिंग एंड एरो। स्लिंग एंड एरो किस लिए है? टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट मीडियम एंड लॉन्ग रेंज थ्रेट्स लाइक ड्रोन्स एंड प्लेन्स। मीडियम और लॉन्ग रेंज के जो भी इनको खतरे दिखेंगे अपने एयर स्पेस के अंदर, जैसे कि ड्रोन हो सकता है या एनिमी मिसाइल्स हो सकती है, एनिमी प्लेन्स हो सकते हैं, उनको उड़ाने का काम करता है ये डेविड स्लिंग एंड एरो। तो ये नाम नोट कर लीजिएगा, हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही नोट करना पड़ेगा क्योंकि नाम इंग्लिश में है ही। डेविड स्लिंग एंड एरो क्या है? इजराइल का एक हथियार है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट मीडियम एंड लॉन्ग रेंज थ्रेट्स लाइक ड्रोन्स एंड प्लेन्स। तो नोट बस ये कर लीजिएगा, ड्रोन, प्लेन, दुश्मन ड्रोन लिख लीजिए, दुश्मन ड्रोन एवं प्लेन को खत्म करने के लिए डेविड स्लिंग एंड एरो। एक और चीज आपके सामने दिख रही है आपको, एरो 3। ये भी इजराइल का ही एक हथियार है, डिजाइन्ड टू इंटरसेप्ट एंड काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। बैलिस्टिक मिसाइल्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ही, बैलिस्टिक मिसाइल्स थोड़ी ज्यादा रेंज की होगी और उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ही उसको अगर नष्ट कर दिया जाए तो उसके लिए एरो 3 नाम का इनका डिफेंस सिस्टम है। आप बस इतना याद रखिएगा, एरो 3 किसका है? इजराइल का है, इजराइल की रक्षा प्रणाली का भाग है। और करता क्या है कि ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को पृथ्वी के वातावरण से बाहर ही
उसको नष्ट कर देगा, ये उसका मेन काम है, ये एरो 3। इसके अलावा एक और चीज न्यूज में थी, डकार डिक्लेरेशन। डकार डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज से संबंधित, याद रखना पड़ेगा आपको। डकार है क्या? एक जगह का नाम है सेनेगल में। सेनेगल वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के अंदर सेनेगल में ये डकार लोकेटेड है, और वहां पर एक समिट हुई है। किसकी हुई है? ये जो 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कि जो बहुत ही कम डेवलप्ड कंट्रीज अफ्रीका में हो रही है। आप वहीं से समझ सकते हैं कि अफ्रीकन देश जो है उतना ज्यादा विकसित नहीं है। वहां के 46 देशों ने एक मीटिंग की और एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, जिसको बोला जा रहा है डकार डिक्लेरेशन। तो नोट कर लीजिएगा, डकार घोषणा, डकार या डकर घोषणा किस चीज से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित। नोट करिएगा अपने साथ साथ, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। डकर कहां पे है? डकार है सेनेगल, पश्चिम अफ्रीका। सेनेगल पश्चिम अफ्रीका में ये डकर लोकेटेड है। इसलिए ये समिट हुई कि टू आउटलाइन द एलडीसीज एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटीज फॉर 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूएनएफसीसी। क्या है यूएनएफसीसी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशन की फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जो आयोजित की जाती है। इसकी जो अगली 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है। ये एनवायरमेंट का टॉपिक है, आपको डेप्थ में अलग से भी बताया जाएगा कभी। यूएनएफसीसी और ये कोप, सीएमपी, ये सारे शब्द क्या है, इनका अपना महत्व है, उनको हम लोग अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो यूएनएफसीसी की एक मीटिंग होने वाली है आगे, 28th कोप जो होगी इसकी, उसके लिए ये लोग पहले से अपनी योजनाएं बना रहे हैं। और उस योजना के तहत ये इतने देश जो है आपके वो इकट्ठे हुए हैं। 46 देशों ने, 46 देश सेनेगल के डकार में इकट्ठे हुए और डकार घोषणा की उन्होंने, जिसके अंदर इन्होंने अपने प्लान्स, अपने खुद की जो एक्सपेक्टेशंस है कोप से, वो बता दी। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। कोप 28 दुबई में आयोजित की जाएगी 2023 में, इसी साल दुबई में यूएई के अंदर ऑर्गेनाइज की जाने वाली है। तो नोट कर लीजिएगा, UNFCCC का कोप 28 2023 जो है वो कहां पर आयोजित होगा? दुबई में। दुबई कहां पर है? यूएई के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो कौन कौन से फैक्ट्स मैं बता चुका हूं डकार घोषणा के लिए आपको। डकार घोषणा सिंपल चीज क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इकट्ठी हुई है, कितनी? 46 कंट्रीज। नंबर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। मुद्दा क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अपना एक इन्होंने एक घोषणा पत्र निकाला है, जिसके अंदर बात की है कि हमारी उम्मीदें क्या है कि आगे इसी साल जो एक कॉप होने वाला है। कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग है। यूएनएफसीसीसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। यूएनएफसीसीसी और अनेक जो अन्य क्लाइमेट चेंज से संबंधित अपनी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के लेवल की, उनके ऊपर हम लोग सेपरेटली बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा कि यूएनएफसीसीसी की जो दुबई में होने वाली मीटिंग है इसी साल, उसके लिए इन्होंने अपनी उम्मीदें एक घोषणा पत्र के माध्यम से जारी की है, जिसे बोला जा रहा है क्या? डकार घोषणा पत्र या डकार डिक्लेरेशन। आगे बढ़ते, नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुका है इकोनॉमिक्स का। लास्ट नोबेल की हमारी अलग अलग श्रेणियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिजिक्स का नोबेल की बात की थी, केमिस्ट्री के नोबेल की बात की थी, नोबेल पीस प्राइज की हम लोग बात कर चुके हैं, नोबेल लिटरेचर की बात कर चुके हैं, तो और एक सबसे पहले नोबेल मेडिसिन की बात की थी। तो सारे टॉपिक्स हम लोग अपनी पिछली क्लासेस के अंदर 5 क्लासों में बात कर चुके हैं। आज हम लोग नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अभी अभी अनाउंस हुआ है पिछले 1-2 दिन पहले ही। इकोनॉमिक हिस्टोरियन है क्लाउडिया गोल्डिन, इनको अनाउंस हुआ है। नोट कर लीजिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023, उसमें नोट कर लीजिएगा इनका नाम, क्लाउडिया गोल्डिन। अमेरिका बेस्ड इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन है ये। क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है ये नोबेल। इसलिए मिला है क्योंकि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर इन्होंने बड़ा डेप्थ में, बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दिया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है और एक अपनी थियोरी पेश की। फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, वही बात जो मैंने आपको बोली, तो नोट कर लीजिएगा। महिलाओं के बाजार भागीदारी, बाजार स्लैश अर्थव्यवस्था लिख लीजिएगा, भागीदारी पर अध्ययन, इसके लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है इस साल का 2023 का।
एक चीज आपको अगर याद आ रहा है कि नोबेल के बेसिक्स के बारे में हमने बात की थी, मैंने बताया था ओरिजिनली 5 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी थी बताई थी आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। पीसीएमएलपी एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था याद रखने के लिए। पीसीएमएलपी, इनके फर्स्ट वर्ड जो है वो याद रखेंगे तो याद रह जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ये ओरिजिनली अल्फ्रेड नोबेल की विल के अंदर इन अवार्ड्स की बात की गई थी। उसके बाद में स्वीडिश सेंट्रल बैंक, जिसका ये नाम लिखा गया है स्वीडिश रिक्स बैंक प्राइज, सॉरी स्वीडिश रिक्स बैंक उसको बोला जाता है कि यहाँ का जो स्वीडिश सेंट्रल बैंक है उसका लोकल नेम ये है। आप बस स्वीडिश सेंट्रल बैंक भी याद रखोगे तो चलेगा। उसने ये इकोनॉमिक्स का नोबेल और ऐड किया था, वापस अल्फ्रेड नोबेल की ही स्मृति में ऐड किया गया था, तो ये नोबेल का इकोनॉमिक्स, नोबेल ऑफ इकोनॉमिक्स बन गया। तो इकोनॉमिक्स की एक कैटेगरी बाद में ऐड की गई थी और इस साल सबसे अंत में डिक्लेयर होने वाला नोबेल पुरस्कार मिल चुका है क्लाउडिया गोल्डिन को। इकोनॉमिक्स में किस लिए मिला है? महिलाओं की मार्केट में भागीदारी के लिए इन्होंने रिसर्च की है। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज ये स्वीडिश रिक्स बैंक प्राइज, यानी स्वीडिश सेंट्रल बैंक प्राइज। क्यों बोलते हैं स्पष्ट होगा आपको, मैं पहले भी बात कर ही चुका हूं कि क्योंकि स्वीडिश सेंट्रल बैंक जो है उसने ये नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, इस वजह से उसके नाम पे इस अवार्ड को भी बोला जाता है। इनकी रिसर्च वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि मेंस में आपको कहीं फंस सकता है, आप कोट कर सकते हो उस चीज को। इन्होंने क्या रिसर्च किया है? यू शेप्ड कर्व बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ मैरिड वुमेन डिक्रीज्ड विद द ट्रांजिशन फ्रॉम एन एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस ग्राफ में देखिए आपको दिखेगा क्लियर कट, महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। कौन सी? मैरिड महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं, शादीशुदा महिला, ये इस स्केल पे आपको दिख रही है। काम के अंदर उनका पार्टिसिपेशन जो है, तो भागीदारी, काम में भागीदारी इस स्केल पे आपको दिख रही है कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज जब थी, कि जब हमारा समाज कृषि बेस्ड था, कृषि आधारित समाज था, उस समय महिलाओं का पार्टिसिपेशन अच्छा था। पूरी फैमिली जुट के काम करती थी और उसी खेत से जो अनाज पैदा होता था उसमें एक तरह का वो था कि परिवार का भी पेट भरेगा, अगर कुछ बचा तो उसको बेच लिया जाता था मार्केट। समाज ज्यादातर एग्रेरियन था, कृषि बेस्ड था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी और उस समय महिलाओं की भागीदारी ज्यादा। बाद में धीरे धीरे दौर आया इंडस्ट्रीज का, और जब इंडस्ट्रीज का दौर आया तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कम होती गई। ये एग्जांपल आपको दिखेगा साथ साथ। मार्केट में वर्कफोर्स कितनी दिखती है? गाँवों में दिखेगा कि अपनी जो फैमिली की मदर या जो भी आपकी और महिला मेंबर्स होगी परिवार की, वो आपको दिखेगा कि खेतों के काम में पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन शहरों के अंदर आपको इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स जो है उसमें ज्यादातर पुरुष दिखेंगे। आजकल फिर भी आंकड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन पीछे बहुत खराब था। तो बात यह है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हुई, कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है जहां पे मजदूरी करनी है, मजदूरी में महिलाओं की वर्कफोर्स जो है थोड़ी कम दिखेगी। धीरे धीरे जब हम सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी की तरफ बढ़े, इन्फोसिस आ चुकी है, आईटी आ चुका है, अलग अलग आईटी स्किल सर्विसेज आ चुकी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आ गया, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन वापस बढ़ा है। भारत में आपको इन सेक्टर्स में दिखेगी महिलाएं, हालांकि कम है पुरुषों से, लेकिन इनमें है। विदेशों में वो पार्टिसिपेशन और भी बढ़ चुका है। तो बात यह है कि वापस बढ़ने लगा है सर्विस सेक्टर में। पहले एग्रीकल्चर में होता था, फिर इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमीज आई, तब उसको डिप मिला, थोड़ा सा कम हुए। ये टाइम फ्रेम भी लिखा हुआ है, मैडम ने जो ये रिसर्च किया क्लाउडिया गोल्डिन ने, इन्होंने ये टाइम फ्रेम भी दिया 1880s 1910 तक, ये जो 1940s तक इवन जो ये इंडस्ट्रियल फेज चल रहा था दुनिया का, उसके अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम हो गया। लेकिन बाद में जब ये सर्विस सेक्टर आया तो एजुकेशन एक्सपेंड हुई, शिक्षा के स्तर बढ़े, उसके अलावा एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बढ़ गई, उम्मीदें बढ़ी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बढ़ गई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जमाना आ गया। ये क्यों जरूरी? महिलाओं के इंडस्ट्रीज में काम ना करने की एक मेजर वजह ये होती है कि जो परिवार को आगे बढ़ाने का काम है वो महिलाओं के ऊपर मेनली, क्योंकि जो चाइल्ड बर्थ होगी वो महिलाओं के थ्रू होगी, जिससे उनके काम प्रभावित होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे, अब भारत सरकार ने अच्छे खासे कुछ आपको ऐसी सहूलियतें, ऐसे कानून बना दिए हैं, ऐसी हिदायतें दी जा चुकी है कि महिलाओं को उनके गर्भावस्था के दौरान उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी संस्था का सपोर्ट रहे, पेड लीव्स मिलती है। तो इस तरह की चीजें चल रही है। लेकिन बात यह है कोई भी एम्प्लॉयर
प्राइवेट एम्प्लॉयर जो है उसकी दृष्टि से आप देखोगे, वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी वर्कफोर्स जो है उसमें गर्भवती महिलाएं हो, क्योंकि एक तो काम अफेक्ट होगा क्योंकि वो अपना 100% उस काम पे नहीं दे सकते, दूसरा अगर वो पेड लीव लेके जाएंगी तो उसके अंदर नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। उस दृष्टि से समाज के तौर पे या एक देश के तौर पे ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को उनका सम्मान दिया जाए। आगे आने वाली पीढ़ियां जो है ये उनके दम पे आ रही है, तो इस वजह से उनको सम्मान मिले, लेकिन इससे इंडस्ट्रियल जो ये एक थिंकिंग है, इस वजह से इनकी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम हो। लेकिन सर्विस सेक्टर जब से आया है तो आपको दिख रहा है कि वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत सी कंपनीज रन कर पाई। आज तक इन्होंने, कईयों ने तो अपना मॉडल जो है वो फिर ट्रांसफर ही कर लिया कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा उनको किफायती पड़ रहा था, ज्यादा सस्ता पड़ रहा था। तो ये वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें आई सर्विस सेक्टर के अंदर, तो उससे कुल मिला के बात ये है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आई, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेंडिंग एजुकेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आने का मतलब ये रहा कि उससे जो महिलाएं थी वो इस चीज पे कंट्रोल कर सकती थी कि इनकी आगे आने वाली जो, मतलब अपना एक तरह से बोल सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग जो थी वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से बढ़ गई, जिससे महिलाएं अगर पार्टिसिपेट करना चाहती है वर्कफोर्स में तो वो कर सकती थी। और रही सी बात एक समाज की भी है, इंदिरा नूई का एक एग्जांपल दूंगा। इंदिरा नूई का नाम आपने सुना हो, पेप्सिको की सीईओ, दुनिया की सबसे एक तरह जो हम लोग बोल सकते हैं कि अग्रणी महिलाएं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को लीड किया हो किसी टाइम पे, तो इंदिरा नूई भारतीय मूल की थी। अपने हस्बैंड के साथ और अपनी मदर के साथ वो रहा करती थी उधर। जब इनको सीईओ बनाया गया तो ऐसी कहानी प्रचलित है, जब इनको सीईओ बनाया गया और ये घर आई लौट के आने के बाद बड़ा ही खुश होके अपनी मदर को ये बताया कि मदर मैं अब दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड बेवरेजेस कंपनी की सीईओ बन चुकी हूँ। एक महिला होते हुए पहुंचना इस स्तर पे बहुत बड़ी बात थी। मदर का रिप्लाई था कि जाइए आपके हस्बैंड आने वाले हैं, दूध लेकर आइए उनके लिए, नीचे से ग्रोसरीज उठा के लाइए। इंदिरा नूई ने एक किताब में इसका जिक्र किया था। तो बात यह है कि महिलाओं से एक्सपेक्टेशन जो थी उस थोड़े टाइम पहले यही थी कि आप गृहिणी बन के रहिए, आप सीईओ लेवल जो कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करके पैसा कमाना जो पुरुषों तक छोड़ दिया गया सिर्फ, ऐसा करके हम इस पूरी दुनिया में ही ये चीज एक पैट्रियार्की, ये एक पितृसत्तावाद फैला हुआ है, बड़े से बड़े लेवल तक फैला हुआ। ऐसे में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमेशा कम रहा कि जब इंदिरा नूई को इस तरह की चीज झेलनी पड़ सकती है कि पूरी दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे की कोल्ड बेवरेजेस कंपनी की सीईओ बनने के बाद उनको एक कॉन्ग्रेचुलेशन से पहले ये मिलता है कि आप अपनी घरेलू ड्यूटीज पूरे करिए, तो दिख रहा है पितृसत्ता का लेवल क्या है हमारे समाज। तो ये हमारा ये नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का आपको याद रखना है, क्लाउडिया गोल्डिन का नाम याद रखोगे। क्लाउडिया गोल्डिन 2023 का नोबेल प्राइज जीता है इन्होंने इकोनॉमिक्स का। और ये यू शेप कर्व आप नहीं भी याद रखोगे तो बस इतना याद रखिएगा कुल मिला के इसका एक क्रक्स क्या है कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी उनके अंदर विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा था, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में कम हुआ, सर्विस सेक्टर में आके वापस बढ़ने लगा है। आगे बढ़िएगा। और ये मतलब आज के हमारे करंट अफेयर्स इतने ही। आज थोड़ी क्लास थोड़ी लंबी चल चुकी है, 53 मिनट्स की हुई है, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस की। आप इनके नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको इधर मिल जाएगी, सृष्टि क्लासेस मनोहर हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। पीछे की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो एक काम करिएगा, पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा, उधर उनकी पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पे पढ़िए, तो पीडीएफ देखिएगा, उसके अंदर टॉपिक्स देखिए, अगर आपको समझ में आ रहे हो तो ठीक है, वरना उसी दिन की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए अगर पसंद आ रही हो। अगर नहीं भी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में हमारी कमी बताइए, हम उसको दुरुस्त करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो।